Hello everyone, welcome to Pro CVT Day 10 20 Game Changing MCQs of Business Studies. Let's start. So our first question is, which of the following is a process of incitement or inducing subordinates to act in a desired manner to achieve organizational goals? तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए एक डिजायर्ड मैनर में जो सबऑर्डिनेट्स है उनको जो है हमें इंड्यूस करना है या इंसाइटमेंट, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसे, तो इसके आएगा फर्स्ट मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना है ताकि हम डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नीड्स एज गिवन बाय मैस्लो इन हिज नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। तो फर्स्ट है बिलोंगिंगनेस नीड्स, सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यहाँ पे स्पेस रह गया है, ठीक है। फिर डी है एस्टीम नीड्स। देखो फर्स्ट आएगा यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सबसे पहले आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, देन आएगा बिलोंगिंगनेस नीड्स, ओके, एंड देन आएगा आपका एस्टीम नीड्स, एंड फोर्थ पे आएगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये आपका देखेंगे कौन से ऑप्शन में है ये, तो ये थर्ड में है, बी ए डी सी, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं हम, तो ये हमारा आंसर सही है। और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए जो है, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स है या उनको जो है हमें इन्फ्लुएंस करना है, उनके बिहेवियर को, ठीक है, ताकि वो जो है एक साथ काम करके एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए वो काम कर सके एक साथ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो पिछले में हम इंड्यूस कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है लीडरशिप रोल में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा थर्ड, लीडरशिप, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा लीडरशिप आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। फर्स्ट कॉस्टली अफेयर, सेकंड रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, थर्ड इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फोर्थ लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ नॉट अ लिमिटेशन पूछी है, तो ये सब तो लिमिटेशंस दे रखी हैं, लेकिन ये वाली लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। नॉट अ लिमिटेशन, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है कंट्रोलिंग का, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा थर्ड, चेक कर लेते हैं, हाँ तो ये सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, ए एनालाइजिंग डेविएशंस, बी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सी सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, एंड डी कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स विद स्टैंडर्ड्स। तो देखो सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड सेट करोगे, ठीक है, कि इतना वर्क होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद आप देखोगे कि कितना वर्क हो रहा है, वो स्टैंडर्ड से फिर नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है। फिर आप इसकी एनालिसिस करोगे कि डेविएशन की ज़्यादा डेविएशन है, बहुत ज़्यादा कम काम हो रहा है स्टैंडर्ड से, या स्टैंडर्ड हमने बहुत कम सेट कर दिया है, जो स्टैंडर्ड सेट करा उससे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, जब सीरीज आप चेक करोगे तो सबसे पहले सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, फिर है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर देखेंगे हमारा परफॉर्मेंस क्या है, फिर हम देखेंगे कंपेयर करेंगे हम कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड है उनको कंपेयर करके देखेंगे, और फिर एनालाइज करेंगे कि डेविएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, हमने स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है या स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो सेट कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसका आएगा ऑप्शन आपका ये वाला फोर्थ, सी बी डी ए, ओके, सी बी डी ए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, सॉरी आगे बढ़ गए हम, आंसर भी दिख गया, कोई बात नहीं। ओनली 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम देन 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट पॉइंटेड आउट इन द स्टेटमेंट। तो देखो 5% इंक्रीज इन लेबर, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि लेबर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, एंड लेबर प्राइस इंक्रीज होने से जो है हमारा कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि लेबर कॉस्ट जो है वो एक बहुत मेजर पार्ट होता है किसी भी चीज़ में। लेकिन वहीं पे जो पोस्टल चार्जेस है, पोस्टल चार्जेस परसेंटेज वाइज बहुत कम होता है किसी चीज़ का, ठीक है। तो अगर वो 10-15% इंक्रीज भी होगा तो उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना हमें
इससे ये लेबर कॉस्ट इंक्रीज होने से पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स में आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट डेविएशन, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, थर्ड ब्रेक इवन एनालिसिस एंड फोर्थ क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। तो ये आएगा इसका आंसर सेकंड, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Identify the function performed by financial markets from the following statements. Holder of assets can readily sell their financial assets through the mechanism of financial markets. Option 1, reduce the cost of transaction. Option 2, provide liquidity to financial assets. Option 3, facilitate price discovery. And option 4, mobilizing of savings and channelizing them into most productive uses. तो देखो जो आपके assets हैं, ठीक है, आप फाइनेंशियल एसेट्स उनको आप सेल कर सकते हो मैकेनिज्म से, और वो मैकेनिज्म क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के मैकेनिज्म से, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या कर रहा है यहाँ पे, तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप जो है अपनी फाइनेंशियल एसेट्स कभी भी सेल कर सकते हो या फाइनेंशियल मार्केट से आप एसेट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक है। रिड्यूस कॉस्ट ट्रांजेक्शन, ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं, कॉस्ट ट्रांजेक्शन रिड्यूस हो रही है नहीं हो रही है, मेन जो उसका काम है इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ डैश, दे कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर to the state commission on the grounds of factors or law within a period of 45 days from the date of order. Option 1, district commission. Option 2, state commission. Option 3, national commission. And option 4, local court. तो यहाँ आएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। अगर कोई भी पार्टी जो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर ऑर्डर ऑफ किससे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, क्योंकि सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास ही जाते हो, देन आप स्टेट के पास जाते हो, देन आप नेशनल। तो जब यहाँ पे बोला है कि if parties are not satisfied by the order of dash, they can appeal against such order to the state, तो अगर आप स्टेट के पास जा रहे हो तो आप नेशनल का लेके तो नहीं जाओगे ना, ठीक है। नेशनल का ऑर्डर तो लेके जाओगे नहीं, क्योंकि नेशनल तो फिर उसके भी अप है, स्टेट का नेशनल के पास लेके जा सकते हो, लेकिन नेशनल का स्टेट के पास थोड़ी ले जाओगे। तो आप डिस्ट्रिक्ट का स्टेट के पास ले जाओगे, स्टेट का कोई ऑर्डर हो तो नेशनल के पास ले जा सकते हो। यहाँ पे आएगा ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Identify the consumer right. The consumer has the freedom to access variety of products at competitive prices. This implies that the marketers should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, prices, size, etc. ठीक है। Option 1, right to safety. Option 2, right to seek redressal. Option 3, right to be assured. And Option 4 है right to consumer education. तो यहाँ पे देखो सेफ्टी की तो बात हो नहीं रही है, नहीं यहाँ रिड्रेसल की बात हो रही है, और नहीं यहाँ पे कंज्यूमर एजुकेशन की बात हो रही है। अगर बात हो रही होती कि लेबल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो समझ आता, बट यहाँ पे जो है वो सब चीज़ों के बारे में नहीं आ रही। इसका आंसर आएगा राइट टू बी एश्योर्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को फ्रीडम है, वो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखेगा कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो उससे जो है वाइड रेंज ऑफ, जब उसे अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग ब्रांड्स, प्राइजेस, साइज के बारे में पता होगा, तो जब उसे चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, तो इसका आएगा राइट टू बी एश्योर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट वेयर इन अ कंपनी सेल सिक्योरिटीज एंड ब्लॉक टू एन एग्रीड प्राइस टू अ ब्रोकर, ठीक है। तो यहाँ पे है राइट्स इशू ऑफ, सेकंड है ऑफर टू सेल, थर्ड है EIPOs एंड फोर्थ है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी सेल सिक्योरिटीज एंड ब्लॉक एट एन एग्रीड प्राइस टू ब्रोकर, ठीक है। तो अगर आप एक एग्रीड प्राइस से ब्रोकर को सेल करते हो, ठीक है, तो वो आता है ऑफर फॉर सेल, ठीक है, कि आपने ऑफर करा सेल के लिए एक एग्रीड प्राइस थे ब्रोकर को, ठीक है, एट एन एग्रीड प्राइस टू अ ब्रोकर, तो ये आ गया ऑफर फॉर सेल, ठीक है, आपने ऑफर करा, तो ये सेकंड आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, सॉरी। So identify the correct sequence of organizing function of management, ठीक है। Option A, establishing authority and reporting relationship. Option B, departmentalization. Option C, identification and division of work. And option D, assignment of duties.
तो आप देखो एक ऑर्गेनाइजिंग की अलग अलग वो है फंक्शंस है एंड इनको आपको जो है करेक्ट सीक्वेंस में डालना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, तो सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले आप आइडेंटिफाई करोगे ना आपके पास किस किस टाइप के वर्क्स हैं और उनको फिर डिवाइड करोगे अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। फर्स्ट आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब आपने डिफाइन कर लिया कि ये अलग अलग टाइप्स के वर्क्स हैं हमारे पास, तो जो एक जैसे वर्क्स हैं उनको एक डिपार्टमेंट में डालोगे, जो दूसरे एक जैसे वर्क्स हैं उनको एक टाइप में डालोगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉस्ट से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंस के अंदर जितने भी पैसों से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी जो है फाइनेंस के डिपार्टमेंट में चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग आप डिपार्टमेंट्स बनाओगे, ठीक है। फर्स्ट पे आएगा इसका सी, सेकेंड पे आएगा बी, उसके बाद आएगा डी, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो जब डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे उसके बाद आप वो डिपार्टमेंट्स की जो ड्यूटीज है वो आप असाइन करोगे, ठीक है। तो डी आएगा, ठीक है, थर्ड पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड देन लास्ट आएगा ए, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखो कौन सा आएगा, सी बी डी ए। तो ये फोर्थ ये रहा, ठीक है, फोर्थ सी बी डी ए, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा स्पेस कम दे रखा है यहाँ पे इसलिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी डी, यहाँ से सेकंड ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये ए सी बी डी, यहाँ थर्ड बी ए डी सी एंड यहाँ से फोर्थ ऑप्शन है सी बी डी ए। तो हमने देखा पहले आएगा सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। The formal organization can be better understood by study of its features which are as follows, ठीक है। तो ये हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। A, it specifies the relationship among various jobs, positions and the nature of their interrelationship. This clarifies who has to report to whom, ठीक है। फिर B है, it is a means to achieve the objectives specified in the plans as it lays down rules and procedures essential of their achievement, ठीक है। C, independent channels of communication without specified direction of flow of information are developed by group members, ठीक है। फिर D, it is deliberately designed by the top management to facilitate the smooth functioning of the organization। अब इसमें पूछा है which of the following options are correct, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, the formal organization can be better understood by study of its features which are as follows। तो आपने ये चारों फीचर्स पढ़ लिए, ठीक है, तीन यहाँ दे रखे हैं एंड एक नेक्स्ट पेज पे है। अगर आपको लंबा लग रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके खुद से एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। जब आप पढ़ोगे समझोगे तब आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे कि कौन से यहाँ पे सही है कौन से नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन देख सकते हो एंड ऑप्शन से पहले आप खुद आंसर देखो कौन सा आपको सही लग रहा है कौन सा गलत है। यहाँ पे पूछा गया ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चार ऑप्शंस है एंड तीन ही सही होंगे क्योंकि मोस्टली ऑप्शंस में तीन दे रखा है, एक ही है जिसमें चारों दे रखा है। तो आप एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। तो इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशंस एंड द नेचर ऑफ इंटर रिलेशनशिप। दिस क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू होम, सही है ये तो, ठीक है, सही लग रहा है मेरे को। फिर it is a means to achieve the objectives specified in plans as it lays down rules and procedures, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। C है independent channels communication without specified direction of flow of information are developed by group members। तो देखो ये गलत है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड, ये गलत है। आपको देखो यहाँ पे खुद गलती दिख जाएगी। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, तो ये गलती होगी यहाँ पे। विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसा थोड़ी होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप्ड बाय ग्रुप मेंबर्स, तो ये गलत है, सी नहीं होगा। ए भी सही है हमारे अभी तक। फिर डी देखते हैं, इट इज डेलिबरेटली डिजाइन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी सही लग रहा है। हमारा सही कौन कौन सा है, ए बी एंड डी, ठीक है। तो ए बी डी देखते हैं किसमें आ रहा है, ये फर्स्ट में ही है हमारा, देखो ए बी डी ओनली, ठीक है। सेकंड में ए बी सी ओनली, थर्ड में ए बी सी डी एंड इधर है बी सी डी। अगर सी गलत है तो सी नहीं आएगा, इन तीनों में सी दे रखा है। फर्स्ट है हमारा आंसर ए बी डी ओनली। चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी, तो ए बी डी हमारा सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो ये भी ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। द
formal organization offers many benefits. Important among them are given below. ठीक है. A. Prescribed lines of communication are not followed. Thus, informal organization leads to faster spread of information as well as quick feedback. तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे सही पूछा है या गलत वाले पूछा है. ठीक है. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो. ठीक है, तो हमें करेक्ट वाला, इसमें भी करेक्ट वाला चुनना है. कई बार क्या होता है जो करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन बताना होता है. ठीक है, तो ए वाला हमारा तो सही लग रहा है. ठीक है, फिर बी पे चलते हैं. इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स एंड अलाउज देम टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल. दिस एनहांसेस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन सिंस इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. C. It contributes towards fulfillment of organizational objectives by compensating of inadequacies in the formal organization. तो ये भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, सारी सही है शायद. ठीक है, फिर देखते हैं. यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड थ्रू एन एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड. तो ये जो है ये गलत लग रहा है. ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड थ्रू एन एस्टेब्लिश्ड चेंज ऑफ कमांड, तो ये नहीं होगा, ये गलत लग रहा है. ठीक है, यहाँ पे आप देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंट अमंग देम आर गिवन बिलो. तो ये सारे तो सही हैं, ये यहाँ पे नहीं होगा इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो ए बी सी ओनली, ए बी डी ए बी सी, तो ये सेकंड वाला आएगा, ए बी सी ओनली. ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार. हाँ, तो ए बी सी ओनली. ठीक है, हमारा सेकंड सही है. तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम. चलो यहाँ थोड़ा छोटा क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर. ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग के बारे में है कि शेयर्स कैसे जब लेते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनके सेटलमेंट प्रोसीजर क्या क्या होता है. ए. इन्वेस्टर हैज़ टू साइन ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट. इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन डीमैट अकाउंट. उसके बाद है ऑर्डर कन्फर्मेशन क्लिप इज इशूड टू द इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर. द ब्रोकर विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, तो ये तो है, सीरीज में ही दे रखे हैं यार. देखो आप, इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट. ठीक है, इन्वेस्टर जाएगा, एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट है वो साइन करेगा. उसके बाद फिर जो इन्वेस्टर है उसका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करेगा. ठीक है, ए बी एंड सी है. फिर ऑर्डर, अगर उसने ऑर्डर डाला तो ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप जो है इन्वेस्टर को चली जाएगी ब्रोकर के थ्रू कि हाँ आपका ये ऑर्डर दिया था, तो ये आपकी कन्फर्मेशन स्लिप है, ये आपको शेयर्स मिल जाएंगे. एंड डी, फिर ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज. एंड फिर जो ब्रोकर है वो मेन स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट होगा, उसको बोलेगा कि ये शेयर जो है इन्होंने इतने खरीदे हैं तो इनके अकाउंट में इतने ट्रांसफर हो जाएंगे. ठीक है, तो वो तो फर्दर प्रोसेस है. तो ए बी सी डी जो है ये करेक्ट सीक्वेंस में ही दे रखा है. ठीक है, तो हम देखते हैं ए बी, फर्स्ट ही खुद दे रखा है यहाँ पे ए बी सी डी. ठीक है, सेकंड में ए सी बी डी, बी ए डी सी नहीं, हमारा तो ए बी सी डी सही है. ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगा इसका ए बी सी डी करेक्ट सीक्वेंस है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड इज नोन एज. तो इसका आएगा सेकेंडरी मार्केट. देखो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट वो होती है, प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी होती है. ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज होता है वो प्राइमरी या सेकेंडरी में बोला जाता है. ठीक है, तो जो प्राइमरी मार्केट होती है वो क्या होती है, जहाँ इनिशियल ऑफरिंग होती है. ठीक है, जो IPOs वगैरह जो आते हैं उसमें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी जो ऑफर होती है कि कोई नई कंपनी है वो अपना IPO लेके आई, वो अपने शेयर सेल कर रही है, सिक्योरिटी सेल कर रही है, तो वहाँ पे प्राइमरी मार्केट कंसिडर होता है. लेकिन एक बार जब कंपनी एग्जिस्टिंग आ गई, उसके मार्केट में शेयर्स चले गए, उसके बाद वो ऑलरेडी एक बार कंपनी से ऑफर हो गया, उसके बाद फिर वो फर्दर आपस में लोग बाय सेल कर रहे हैं. एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, कोई नई चीज़ नहीं है, तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का आता है सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डू नॉट इंक्लूड. ऑप्शन 1 इनिशिएटिव, ऑप्शन 2 सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन 3 रिस्क अवॉइडेंस एंड ऑप्शन 4 वेल्थ क्रिएटर्स. देखो अगर कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, इनिशिएटिव लेना, यस उसकी क्वालिटीज है. सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए उसके अंदर. ठीक है, तो ये भी एक क्वालिटीज है. डज नॉट इंक्लूड, तो रिस्क अवॉइडर एंड वेल्थ क्रिएटर्स ये भी क्वालिटी है. लेकिन रिस्क अवॉइडर्स जो है ये क्वालिटी नहीं है, मतलब ये नहीं होनी चाहिए उसमें. ठीक है, तो क्या इसमें पूछा है डू नॉट इंक्लूड, तो डू नॉट इंक्लूड तो रिस्क अवॉइडर. एंटरप्रेन्योर है रिस्क अवॉइड नहीं करते, रिस्क को मिनिमाइज करते हैं या रिस्क को जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तो रिस्क अवॉइडर ये गलत हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो डू नॉट इंक्लूड में क्या आएगा, रिस्क अवॉइडर. चेक कर लेते हैं, तो रिस्क अवॉइडर हमारा आंसर सही है.
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट्स एंड बेनिफिट। Its objective is to option 1 increase the shareholders wealth, option 2 decrease the shareholders wealth, option 3 increase the shareholders capital एंड ऑप्शन 4 डिक्रीज द शेयर होल्डर्स कैपिटल। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो शेयर होल्डर का वेल्थ है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका, चेक कर लेते हैं, इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। ठीक है, a proper matching of funds requirements and their availability is sought to be achieved by option 1 financial planning, option 2 financial control, option 3 capital budgeting and option 4 investment decisions। ठीक है, तो प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड रिक्वायरमेंट्स जो है, तो अगर आप फंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करोगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। ठीक है, तो किससे अचीव होंगी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, डेट इज डैश बट इज मोर डैश फॉर अ बिजनेसमैन बिकॉज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस। ठीक है, डेट इज डैश बट, तो डेट इज चीपर। ठीक है, एंड एक्सपेंसिव क्या आएगा, तो डेट इज चीपर। डेट तो बिजनेसमैन के लिए चीप रेट पे पड़ जाता है। ठीक है, डेट इज चीपर आएगा यहाँ पे, बट इज मोर डैश फॉर अ बिजनेस, तो सेफ है या रिस्की आएगा। देखो, डेट जो है एक बिजनेसमैन के बिकॉज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस। अगर कोई डेट ले रहा है तो उसके लिए चीपर तो है, ठीक है, लेकिन वो रिस्की भी है क्योंकि उसको पैसा तो देना ही है। यहाँ लिखा है ना, रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस। ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है, तो छोटा सा इंटरेस्ट देके उसको, सॉरी आगे एक्सटेंड हो गया। तो देखो, चीपर रिस्की जो मैं बता रहा था वही है। ठीक है, इसका आंसर क्यों है वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि चीपर है कि आप थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देके, आपको 10 करोड़ चाहिए तो आप डायरेक्टली आप 10 करोड़ अपनी कैपिटल से लेके आओगे या कहीं से लेके आओगे। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप बैंक से 10 करोड़ ले लो एंड उसका मान लो लेट से 9% 10% इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप 10 करोड़ लेके आए तो उसका इंटरेस्ट अगर आप 10% भी भर रहे हो, अगर 10% पर एनम का है तो लेट से आपका 10 करोड़ का है तो 1 CR आप उसमें जो है इंटरेस्ट पेमेंट करते जाओगे। ठीक है, तो 1 CR आप दे रहे हो, उसके अगेंस्ट में आपको कैपिटल कितना मिल गया लोन में, डेट में 10 CR का, तो इसलिए ये आपको चीपर पड़ गया। ठीक है, एंड रिस्की क्यों है, क्योंकि आपका अगर बिजनेस डूब जाए या कुछ भी हो जाए पर आपको डेट जो है वो तो चुकाना पड़ेगा। ठीक है, वो तो ऑब्लिगेटरी है, तो इसलिए वो रिस्की भी है कि जब बहुत ज़्यादा डेट लेके नहीं रखना है वरना आप फंस सकते हो। अब आपके पास 10 रुपये हैं और आप 100 रुपये का डेट लेके चलो तो कहाँ से रीपे कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए चीपर एंड रिस्की है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था एंड आपको आंसर तो बता ही दिया था और दिख गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Coordination unifies unrelated interest into purposeful work activity. Identify the nature of coordination. Option 1, coordination is all pervasive function. Option 2, coordination is a continuous process. Option 3, coordination ensures unity of action. And option 4, all of the above. तो देखो ये आएगा ऑप्शन 3, coordination ensures unity of action। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, जो एक्शन है वो यूनिटी में हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आपको क्यों चाहिए कि अगर दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो एक यूनिटी आएगी एक्शन में। कि अब कोई लेट से कोई बिल है या कोई ऑर्डर आया किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, तो ऑर्डर आते ही अगर जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है या जो ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, उन्होंने तुरंत बता दिया अपने बैकएंड में कि ये ऑर्डर आया है, इतनी क्वांटिटी का है। और जैसे ही बैकएंड की जो टीम है उन्होंने देखा कि अच्छा इतना ऑर्डर आया, चलो आगे वो इन्फॉर्म कर दे कि हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, जल्दी से रॉ मटेरियल अगली टीम लेके आ जाती है एंड फिर जो टीम है वो उसको मैन्युफैक्चर कर देती है, प्रिपेयर कर देती है जो भी प्रोडक्ट है। लेट से होटल में फूड है, फूड की बात हो रही है, ठीक है, कुछ भी, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से होगा कोऑर्डिनेशन उनका तो उससे एक्शन में यूनिटी आएगी कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो जल्दी से हो जाएगा वो एक्शन। ठीक है, तो यूनिटी आएगी, तो इसलिए यहाँ पे आएगा थर्ड, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं।
ठीक है, तो हमारा आंसर सही है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम। थैंक यू।